ये आपका पूरा सेल चैप्टर का एक माइंड मैप है छोटा सा। आपको ये डेफिनेशन करके दिख रहा है, डेफिनेशन लिखा है। अपन ने सेल स्टार्ट कैसे किया था कि भाई हमारी बॉडी को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स पे तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, ये स्किन का छोटा टुकड़ा निकाला, इसको तोड़ता गया, तो फाइनली हमको जो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हमको उसमें एक्टिविटीज करती दिखेंगी, वो होता है सेल। सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, हमने ये पढ़ा था। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, हमने यही पढ़ा था। एक पॉइंट मैंने और ऐड किया था, केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो मैंने लिखा हुआ है। देखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं सेल को अलग से कहीं रख भी दूंगा, अगर मान लो मैंने सेल को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जहां पर वो सरवाइव कर सकता है, अलग से निकाल के रख दिया, तो भी वो सेल जो है सरवाइव कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उस सेल की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, बजाय बशर्ते उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए। ठीक है, यहाँ कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। हमने जो बेसिक चीजें देखी थी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फिर हमने देखा था कि भाई सेल की हिस्ट्री क्या है, मतलब ये जो अपन ने बोल दिया सेल की डेफिनेशन, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले किसने देखा होगा। तो हमने फिर डिस्कस किया था कि रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया था, एक बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप से बार्क ट्री की एक बार्क थी उसको देखा था। तो ट्री की बार्क देखने में उसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला था, याद करो, हनीकॉम्ब लाइक, जैसे मधुमक्खी का छाता होता है ना, उस तरह का उसको इमेज मिला था अपनी माइक्रोस्कोप में देखने के बाद। किसको देखा था उसने, बार्क ऑफ ट्री देखा था। ठीक है, कॉर्क ट्री की बार्क को देखा था, ऐसे बोल सकते हो आप, कॉर्क को देखा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये अपने को मालूम है। फिर लेकिन अपन अगर बोले कि भाई वो जो बार्क है उसमें तो डेड सेल होंगी, उसमें डेड सेल थी, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला लिविंग सेल को किसने आइडेंटिफाई किया और किसने स्टडी किया था, तो सबसे पहले लिविंग सेल को स्टडी किया था लुइनहॉफ ने, एंटोन वैन वॉन लुइनहॉफ ने किया था, एंटोन वैन लुइनहॉफ ने किया था। अभी आप लोग माइंड मैप मत बनाओ, अभी सुन लो, आप पहले समझ लो कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस माइंड मैप आफ्टर द क्लास, मतलब आपको ये खुद बनाते आना चाहिए, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। अभी आप सुन लो जो मैं बता रहा हूँ। तो लोएनहॉफ ने क्या किया था, लिविंग सेल को सबसे पहले स्टडी किया था। तो अपन अगर पहली बात करें कि पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने लिविंग सेल स्टडी की थी, देखी थी लिविंग सेल सबसे पहली बार, तो वो कौन था, लोएनहॉफ। और पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने सेल देखी थी, भाई सेल तो लिविंग हो डेड हो सेल है, तो सेल सबसे पहले देखी थी रॉबर्ट हुक ने, और लोएनहॉफ ने सबसे पहले देखी थी लिविंग सेल। ठीक है, ये दो बातें अपनी क्लियर हो जाती है। तीसरा, फिर अपन ने हिस्ट्री में पढ़ा था कि पुरकिंजे करके एक आदमी था, पुरकिंजे। तो मैंने आपको बताया था कि पी फॉर पुरकिंजे, तो पी फॉर और क्या था, इसने कौन सा टर्म दिया था बताइए आप लोग। मैंने आपको एक बताया था ना पुरकिंजे का, कि इसने एक टर्म कॉइन किया था हिस्ट्री में जो हम सेल के लिए यूज करते हैं, और वो टर्म हमें अभी पढ़ना भी है। तो बताइए, पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर व्हाट, पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म टर्म था वो इसने दिया हुआ है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आप अभी समझ लो, प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी लिविंग कंटेंट है, जितना भी लिविंग जीता जागता लिविंग कंटेंट, जितना भी लिविंग कंटेंट होता है सेल का, उसको हम बोलते हैं कि वो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाएगा, भाई साइटोप्लाज्म आ जाएगा। आप मुझे बताओ, प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी कि नहीं आएगी, ये बताइए। प्रोटोप्लाज्म में अगर मैं बोलूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हमने क्या देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग पार्ट है भाई, वो लिविंग पार्ट है, तो प्रोटोप्लाज्म में वो काउंट होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, वो भी लिविंग होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये सब कुछ हमारा प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है। अब ये टर्म किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था, पी फॉर पुरकिंजे। फिर इसके बाद क्या हुआ था, स्लेडेन एंड शॉन ने आपकी सेल थ्योरी दी थी। मैंने आपको बताया था ना, एक ने बोल दिया था कि सारे प्लांट्स जो है सेल के बने, एक ने बोल दिया था कि सारे एनिमल्स जो है वो सेल के बने। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन कर दिया और बोल दिया कि ये भाई सेल थ्योरी है, ये क्या है, सेल थ्योरी है। अब इस सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए ढंग से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई जो सारे के सारे लिविंग चीजें हैं, जितनी भी लिविंग चीजें हैं इस धरती पे, इस यूनिवर्स में, हम ये मानते हैं सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि वो सारी लिविंग चीजें एक सेल की बनी हुई है।
सारी की सारी लिविंग चीजें सेल की बनी होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितनी भी मान लो सेल्स है ना, जितनी भी सेल्स आज एग्जिस्ट करती हैं, वो कहीं ना कहीं पुरानी एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू बनी है। मतलब जैसे मान लो एक सेल है, तो ये एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, बन जाएगी। तो जो दो सेल बनी है, हमने क्या बोला कि जो दो न्यू सेल बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल की वजह से बना है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है कि ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो पहले से जिंदा थी उन्हीं के डिवीजन के थ्रू हमको न्यू सेल्स मिलती है। ये इसका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, क्योंकि आप लोगों को याद भी नहीं रहता है। क्या था कि फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मैं बोल पा रहा हूं, जो मैं सोच पा रहा हूं, जो मैं ये हाथ कर पा रहा हूं, जो भी मेरी फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, जो मैं ब्रीथ कर पा रहा हूं, खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है मेरे बॉडी के अंदर, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी फंक्शन मेरे अंदर हो रहे हैं, वो किसका रिजल्ट है? वो किसका रिजल्ट है? कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो ये बोला हुआ है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म करने के लायक होता है, फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो फंक्शंस जो परफॉर्म कर पा रहा है वो सेल की एक्टिविटी के बदौलत कर पा रहा है। भाई आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ही नहीं बना के देगा तो मैं कैसे यहाँ पे आंखें खोल के आपके सामने बोल पाऊंगा? ये सब बोलने में क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन है ना, वो कंबाइंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल होता है। फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन आउटकम, आउटकम बोल लो, रिजल्ट बोल लो, कंबाइंड आउटकम बोल लो, एक ही बात है। इज एन आउटकम ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, जो रिएक्शंस चल रही हैं, जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है, उस एक्टिविटी की वजह से ही ऑर्गेनिज्म का फंक्शन डिटरमाइन होता है। ये हमने तीसरा पॉइंट देखा था। तो इस तरह से हमने सेल थ्योरी देख ली थी। इसके बाद हम आ गए थे सीधा ऑर्गेनेल्स पे, ठीक है। हमने अभी प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक डिस्कस नहीं किया, हालांकि बहुत ही सिंपल सी चीज है, बता दूंगा, ठीक है, वो उसमें कोई पॉइंट भी नहीं है। ऑर्गेनेल आपको अगर क्लियर हो गए फंडे, तो आपको प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक की समस्या नहीं आने वाली मेरे हिसाब से। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये सारा फंडा क्लियर है? ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई सेल थ्योरी ये थी। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि सेल के, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में आईज है, ईयर है, नोज है, हार्ट है, ठीक है, किडनी है, स्टमक है। इस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। वो ऑर्गन्स मिल के हमारी बॉडी को लाइफ देते हैं, तभी हम लाइफ जिंदा रह पाते हैं। तो इसी तरीके से जो सेल होती है ना, ये जो सेल होती है, इस सेल के पास भी अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं। हम सेल के ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था। हमने फिर क्या डिस्कस किया था कि सेल होती है एक यूनिट, ठीक है। इसके बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन से ये बंधी होती है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? बेसिकली एक सेल को बांध के रखता है। सेल के अंदर का जो कंटेंट है, लिक्विड है, वैसे फ्लो ना करते रहे, कुछ भी खिचड़ी ना बने, ठीक है। तो उसको बांध के रखने के लिए कौन सा मेम्ब्रेन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होती है, हमने ये पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। इट इज थिन, इट इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? क्या कारण है कि अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीजें सेल के अंदर जाएंगी। सिलेक्टिवली डिसाइड करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अंदर आ जाएगा, कुछ भी बाहर चला जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली डिसाइड करता है कि which substances will come into the cell and which substances will go outside the cell। मतलब ये आपकी सेल है, इस सेल के अंदर क्या आएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। इस सेल के बाहर क्या जाएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। प्लांट सेल में एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्लांट सेल में एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल थिक होती है, नॉन लिविंग होती है, फ्रीली परमिएबल होती है। हमने क्या देखा है? ट्रेंड क्या है? मतलब अपन जैसे देखते हैं ना कि जैसे मान लो विराट कोहली हर मैच में 100 बनाता है, तो अपन क्या बोलेंगे? आज भी 100 बनाएगा। तो इसी तरीके से ट्रेंड क्या है कि भाई जो जो ऑर्गेनल्स हमने पढ़े थे डबल मेम्ब्रेन वाले, जिनमें दो मेम्ब्रेन है, उनकी बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है? भाई फ्रीली परमिएबल होती है। और अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। हमने ये पढ़ा था। तो अगेन प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन है, बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बाहर वाली सेल वॉल क्या होगी? फ्रीली परमिएबल। अंदर वाली प्लाज्मा क्या होगी? सिलेक्टिवली परमिएबल। मुझे आप ये बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है? यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन तो लिख दिया, पर एक चीज मिसिंग है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किस चीज से होती है? ये बताइए आप लोग।
भाई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड्स, इन दो चीजों की बनी होती है। अपन ने देखा था कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे अपन? इट इज अ थिन मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल विच इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड लिविंग पार्ट। क्लियर हो गया? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। इंट्रोडक्शन हो गया पूरा का पूरा खत्म। अब इसका फंक्शन क्या होगा? भाई इसका फंक्शन कुछ नहीं होगा, टू कीप द सेल बाउंड एंड रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, मतलब इन एंड आउट ऑफ द सेल, ऐसे बोल सकते हो। तो बेसिकली हमने फंक्शन भी इंट्रोडक्शन से ही निकाल रहे हैं। आप देखना अपन जो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे ना, उसी से अपन फंक्शंस को ड्रॉ कर लेंगे। भाई सिलेक्टिवली परमिएबल है तो भाई फंक्शन परफॉर्म करती होगी। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या करता है? कुछ चीजों को अंदर आना अलाउ करता है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता, और कुछ चीजों को ही बाहर जाना अलाउ करता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर आपकी ये सेल है, यहां से खून बह रहा है, तो इस सेल में सब कुछ नहीं आ जाएगा ना, सिर्फ वही चीजें आएंगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिट करेगा। ठीक है? तो भाई आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर क्या रहा है? रेगुलेट कर रहा है कि कौन सा मटेरियल आएगा जाएगा, रेगुलेट कर रहा है उसको, ये बोल सकते हो आप। तो फंक्शन अपन इस तरह से लिख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे देखा था। फिर अपन आ गए थे सीधा ऑर्गेनेल्स पे। ठीक है? न्यूक्लियस क्या होता है बताइए? न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या बात की थी कि भाई न्यूक्लियस आपके सेल का ब्रेन है। इट इज लाइक ब्रेन, डायरेक्टर ऑफ द सेल। सेल में केमिकल एक्टिविटी कैसे होगी, कब होगी, क्या होगी, इसको डायरेक्शन कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। जैसे मेरा ब्रेन है, जो मेरा जो ब्रेन है वो मेरा कंट्रोल सेंटर है, तो आप इसको सेल का कंट्रोल सेंटर बोल सकते हो। भाई मैं अभी यहाँ पे हाथ ऐसे करूंगा पढ़ाते वक्त, मैं पढ़ाते वक्त कुछ बोलूंगा, मेरे कुछ एक्शंस होते हैं, पेन से लिखूंगा, ये सब डायरेक्शन मुझे कौन दे रहा है करने का? ब्रेन दे रहा है ना। उसी तरीके से आपका सेल का ब्रेन ये होता है, तो इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोला जाता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोला जाता है। इस ही इसी ऑर्गेनल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको जिसको क्या बोलते हैं अपन? बताइए, अपन ने क्या डिस्कस किया था? क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, याद करो। क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड्स का क्या काम होता है? भाई ये जो सेल है, इसकी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसकी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जब ये सेल के दो बच्चे होंगे, जब ये सेल के दो बच्चे होंगे, तो जो दो बच्चे हैं उनको कैसे मालूम पता चलेगा कि हमारी पेरेंट सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? वो मालूम चलता है न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट होता है उसकी बदौलत। अब होता क्या है ना, जब आपकी सेल डिवाइड हो रही होती है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, अपन सेल डिवीजन अच्छे से देखेंगे, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड धागे होते हैं ना, धागे ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे गंदे गंदे फॉर्म में ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है? ये धागे क्या करते हैं? अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स सिलेंड्रिकल रॉड जैसे स्ट्रक्चर होता है, ये धागे जो है अरेंज हो जाते हैं इस तरह से क्रोमोसोम्स में। ठीक है? और ये क्रोमोसोम्स चले जाते हैं फिर अपने बच्चे वाली सेल में, मतलब ऑफ स्प्रिंग सेल में चले जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना, यही क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं ऑफ स्प्रिंग सेल को। ठीक है? डीएनए इन्हीं के पास होता है सेल का, है ना। आज जैसे हम डीएनए टेस्टिंग बोलते हैं ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या पता चल जाता है कि भाई कोई भी, जैसे मान लो बच्चा है, उसके पेरेंट्स का डीएनए टेस्ट करा लो तो पता चल जाएगा उसका बच्चा है। और बहुत सारे फोरेंसिक क्राइम में भी चेक होता है कि मतलब जैसे मान लो किसी ने कोई क्राइम किया एक लोकेशन पे, तो उस लोकेशन पे मान लो उसने कुछ चीज टच की होगी, या मान लो उसका सलाइवा गिर गया होगा, कुछ भी, अगर एक एक चीज भी मिल गई ना, स्वेट गिर गया होगा, तो उसका आप डीएनए टेस्ट कर लेते हो, और आप जिस पे आपको शक है उसका भी डीएनए टेस्ट कर लेते हो, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि डीएनए सेम है, मतलब वही इंसान था। हर इंसान का डीएनए कोड अलग होता है, जेनेटिक कोड हर इंसान का अलग होता है, डीएनए कोड। तो ये यूनिक चीज होती है हर इंसान की। आप सोचो, मतलब आपका मेरा सब कुछ, आईज, हमारे हेयर ब्लैक है, स्किन, मतलब सब एक जैसी, सब कुछ एक जैसी दिख रहा है, पर आपका जेनेटिक कोड किसी दुनिया के दूसरे इंसान से मैच नहीं होगा। ठीक है? तो वो जेनेटिक कोड और जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपकी कैरी कौन करता है? क्रोमोसोम्स करते हैं। क्रोमोसोम्स कब दिखाई देंगे? क्रोमोसोम्स हमेशा दिखाई देते रहते हैं क्या? नहीं। क्रोमोसोम्स सिर्फ और सिर्फ तब दिखाई देंगे जब सेल डिवाइड हो रही होगी। जब सेल डिवाइड हो रही होगी सिर्फ और सिर्फ तभी क्रोमोसोम आपके विजिबल होते हैं, उसके पहले क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, हमने ये देखा था। ठीक है? तो न्यूक्लियस का ही हो गया। न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो उसको बाउंड करके रखती है, न्यूक्लियस के अंदर का पूरा कंटेंट। ठीक है? और न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर के कंटेंट को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, ये अपन लिख लेंगे। ठीक है?
इसके बाद हमने पढ़ा था भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके एक ऑर्गेनेल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके एक ऑर्गेनेल होता है। अब ये ऑर्गेनेल की खास बात क्या है ना, हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनियस नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनियस नेटवर्क, मतलब इसमें मेम्ब्रेन होती है, वो तो बात हमारी तय है कि मेम्ब्रेन है, नेटवर्क है मतलब इस तरह से कुछ जाल बिछा हुआ है सेल के अंदर, और कॉम्प्लेक्स होता है मतलब इसका शेप थोड़ा सा अजीब सा होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनियस नेटवर्क होता है ये। हमने ये इसका इंट्रोडक्शन देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इंट्रोडक्शन में हम और क्या लिख सकते हैं कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला कौन सा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा कौन सा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से वाले होते हैं, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के दाने नहीं चिपके होते, उनका सरफेस क्या होगा, स्मूथ, रफ नहीं होगा। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी शेप का है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये देखो। तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के दाने अटैच्ड होते हैं, ये देखो अटैच्ड है, ये पूरे में इसके राइबोसोम के, राइबोसोम ऑर्गेनल अटैच्ड है पूरे में। तो जिसमें राइबोसोम अटैच्ड है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को चिपका के रखा हुआ है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं कि दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हमारे इंट्रोडक्शन के दो पॉइंट हो गए कि मेम्ब्रेनियस नेटवर्क कॉम्प्लेक्स, ये हमारा एक पहला लाइन। दूसरा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फंक्शंस क्या होते हैं, हमने क्या पढ़ा था भाई, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को। खूब सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो बेसिकली कर क्या रहा है, एक काम तो बेसिक आपको दिख ही गया कि भाई ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देगा। मैकेनिकल सपोर्ट से क्या मतलब है कि आपकी सेल जो ऐसी पुचक के गिर नहीं जाएगी, ठीक है, वो पुचक के गिरने के लिए ये बचा लेगा, थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट रहता है। साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म को स्केलेटन, स्केलेटेनियस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़े होते हैं इसलिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब आप मुझे बताइए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट एग्जैक्टली इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, कल भी हमने डिस्कस किया था। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या समझ में आ रहा है, आपने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, कि भाई ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके पास क्षमता है, स्पेशल पावर है। क्या पावर है, कि भाई ये प्रोटीन और लिपिड मैन्युफैक्चर कर सकता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में काम आती है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो एकदम सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये भी डिस्कस किया था ना, मिसिंग पॉइंट जो आप बताए नहीं, कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग, जैसे प्याज होती है उसकी एक कवरिंग होती है ना, उसको अपन समझ लेते हैं मेम्ब्रेन, हालांकि वो नहीं है। तो सेल में भी मेम्ब्रेन्स होती है कुछ कुछ ऐसे, उसको बाउंड करने के लिए, अंदर ट्रैप करने के लिए चीजों को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी होती है। तो ये जो है ना, कभी कभी प्रोटीन और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, जिसके थ्रू हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तीसरा हमने क्या किया था, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है। कभी कभी सेल में किसी चीज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट ले जाना है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसमें काम आ जाता है, ठीक है। पर मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता था, याद करो, गोल्जी एपरेटस। इसका तो काम धंधा ही वही है, इसका मेन काम धंधा क्या है, गोल्जी एपरेटस का। भाई भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंजाइम्स लेता था मोस्टली, और लाइसोसोम को प्रोवाइड करवा देता था, ठीक है, उसको स्टोर करके बढ़िया से पैकेज करके। तो हमने क्या डिस्कस किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी क्या है, फैक्ट्री है। यहाँ पे चीजें बन रही हैं, एंजाइम वगैरह भी बना लेता है ये। तो आप फोर्थ पॉइंट ऐड कर सकते हो यहाँ पे, कि इट प्रोड्यूसेस वेरियस एंजाइम्स फॉर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ना, तो उसके कुछ एंजाइम यहाँ पे भी होते हैं, ये लिख सकते हो आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन ने डिस्कस किया था कि ये फैक्ट्री है, ये वेयर हाउस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर फैक्ट्री है, तो गोल्जी एपरेटस क्या है, वेयर हाउस। वेयर हाउस में क्या होता है, सामान आता है, उसको आराम से पैकेज वैकेज करते हैं, मॉडिफाई वॉडिफाई करते हैं, ऐसे साफ ऑफ करते होगा गोल्जी एपरेटस, उसको प्यार से सजा के रख लेता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है जहां भी भेजना होता है। तो हमने क्या पढ़ा था गोल्जी एपरेटस के बारे में, इंट्रोडक्शन, कि भाई इट इज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं, अगेन सैक होते हैं, छोटे छोटे सैक होते हैं। सैक का एक पैकेजिंग कर दी पैरेलल फॉर्म में, देखो जैसे ये एक वेसिकल है, ये छोटा सा वेसिकल दिख रहा है, एक गोला, ठीक है। अब ऐसे खूब सारे वेसिकल जुड़ गए खूब सारे वेसिकल जुड़ गए,
तो आपका क्या बन जाता है, सिस्टर्न बन जाता है। और ये सिस्टर्न, ये सिस्टर्न, ये वेसिकल, ये सिस्टर्न, सिस्टर्न, वेसिकल, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को गोल्जी एपरेटस। तो बेसिकली गोल्जी एपरेटस इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन स्टैक्स। स्टैक्स का मतलब भाई एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इस तरह से गोल्जी एपरेटस हमारा अरेंज्ड होता है। तो हमने क्या बोला था कि सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, उसको हम गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। तो ये आपका गोल्जी एपरेटस है, यहाँ गोदूंगा नहीं, ये आपका गोल्जी एपरेटस है, ये आपका गोल्जी एपरेटस है, और नहीं बनाया मैंने, दो ही बनाए हैं, इसमें और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस का इंट्रोडक्शन कैसे दोगे आप, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब ओपनिंग लाइन आपकी क्या होगी कि भाई इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। दो वर्ड याद रखने हैं आपको, कौन कौन से, वेसिकल्स याद रखना है और सिस्टर्न याद रखना है। ये अपन इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे उसकी डेफिनेशन देने के लिए। ठीक है, फंक्शंस अपन ने क्या देखे थे गोल्जी एपरेटस के, भाई पहला फंक्शन तो क्या था, वही अपन ने बता ही दिया कि स्टोर करेगा चीजों को, उसको मॉडिफाई करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, यही काम करता है वेयर हाउस। तो ये वेयर हाउस वाला काम करेगा कि स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैकेज करेगा, प्लस ट्रांसपोर्ट भी कर देता है। ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्ट भी कर देता है गोल्जी एपरेटस का सबसे प्राइम काम। दूसरा प्राइम काम क्या होता है इसका, भैया लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है ना, लाइसोसोम अभी अपन जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है। तो भाई इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तीसरा आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इट हेल्प्स इन म्यूकस सेक्रेशन, इट हेल्प्स इन म्यूकस सेक्रेशन। अब एक चीज और आप ऐसे समझने के लिए याद रखो कि गोल्जी एपरेटस जो होते हैं ना, मोस्टली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही होते हैं, क्योंकि यहीं से सामान लेके इसको लेके जाना है, लेके जाना है, लेके जाना है, लेके जाना है, और उसको देना है लाइसोसोम को। यहीं से सामान लेके जाएगा, एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेता है और ले जाते ले जाते ले जाते कहाँ भेज देता है, लाइसोसोम भेज देता है। अब लाइसोसोम क्या होते थे, तो लाइसोसोम में हमने इंट्रोडक्शन क्या देखा था, कुछ नहीं भाई, लाइसोसोम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्फेरिकल सैक है, एक फुग्गा है, फुग्गे के अंदर क्या है, एंजाइम्स। बस लाइसोसोम का यही अपना इंट्रोडक्शन होता है कि इट इज अ स्फेरिकल सैक लाइंग इन द साइटोप्लाज्म। बस हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो सैक है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये खासियत इसकी बहुत ज्यादा होती है। ये क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव बैग कहलाता है, सुसाइडल बैग कहलाता है। क्यों कहलाता है, देखो लाइसोसोम के पास ना अपनी, जैसे आप समझ लो वो होते हैं ना, टेररिस्ट वगैरह होते हैं जो पकड़े जाते हैं, तो उनको ये ऑर्डर होते हैं ना, टेररिस्ट नहीं खैर, बहुत सारे स्पाइज होते हैं, जासूस स्पाइज जो होते हैं ना, उनको अपन ने मूवीज वगैरह में देखा है कि जब पकड़े जाते हैं तो अपन बोलते हैं कि भाई जहर की एक पुड़िया है, पकड़े जाओ तो ये खा लेना, मर जाओगे, ताकि कोई तुमको टॉर्चर ना कर पाए, इन्फॉर्मेशन मत देना, पुड़िया खा लेना मर जाओगे। तो बस वही पुड़िया है लाइसोसोम, वही पुड़िया है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या कर रहा है, बेसिकली खूब सारे एंजाइम लेके बैठा हुआ है, खूब सारे एंजाइम लेके बैठा हुआ है। अब सेल में मान लो बैक्टीरिया वायरस आ गया तो ये खा जाएगा। ठीक है, कैसे खा जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा बैक्टीरिया वायरस और इसके पास बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिससे वो लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देता है पूरा, बैक्टीरिया को तोड़ डाला, पूरा वायरस को तोड़ डाला, खत्म। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, मान लो अपने लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कोरोना वायरस को भी अगर किल कर पाते तो इतनी प्रॉब्लम आती ही नहीं, हम ऑनलाइन की जगह फिजिकल लेक्चर में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अपना लाइसोसोम नहीं कर पा रहा है, पर बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जिससे बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया को ये खत्म कर देता है। मान लो आपका यहाँ पर ये वाला ऑर्गेनेल खराब हो गया, गोल्जी एपरेटस आपका ये वाला खराब हो गया, तो ये खराब एपरेटस अगर पड़ा रहेगा सेल में तो ये अपनी बीमारी खराबी वाली सबको फैला देगा, तो और भी बाकी खराब हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। और हमेशा कचड़े को अपन घर में नहीं रखते, अपन ने डिस्कस किया था। तो जो वॉर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल्स होते हैं अपन क्या बोलते हैं, वर्न आउट। वर्न आउट मतलब जिनका वेयर एंड टेयर हो चुका है, जो खराब हो चुके हैं, जो काम के नहीं बचे, वर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल। तो वर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल को भी ये डाइजेस्ट कर देता है। अगेन इसका काम ही वही है ना, डाइजेस्ट करना, जो भी कचड़ा है उसको ये लेगा और उसको ये तोड़ ताड़ के डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ऑटोलिसिस। अब ये टर्म आपको याद होना चाहिए, ऑटोलिसिस होता क्या है। ऑटोलिसिस क्या होता है कि मान लो किसी कारण से सेल की मशीनरी खराब हो जाए, जिस तरह से सेल काम कर रही है, मान लो इसको मिर्गी आ गई, जैसे कभी कभी कोई इंसान पागल हो जाता है तो उसको झटके वटके देते हैं, पागल खाने में रखते हैं, इस तरह से होता है ना। तो मान लो आपकी सेल पागल हो गई, नहीं ढंग से परफॉर्म कर पा रही, तो लाइसोसोम क्या करता है ना, लाइसोसोम बस्ट हो जाता है। बस्ट मतलब फुग्गा है, सैक है, फूट जाएगा। फूट जाएगा तो क्या होगा, इसके जो एंजाइम्स अंदर थे वो एंजाइम्स पूरे सेल में फैल जाएंगे। भाई ये फुग्गा फूटा
तो एंजाइम्स जो है वो पूरे सेल में फैल गए, पूरे सेल में, यहाँ भी आ गए, पूरे जगह पे क्या आ गए, एंजाइम ही एंजाइम आ गए। तो वो जो एंजाइम पूरे सेल में फैल जाते हैं, उस फैलने की वजह से क्या होता है, पूरी की पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाती है और कोलैप्स हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी सेल ही डाइजेस्ट हो जाती है, ये बात है। पूरी की पूरी सेल टूट जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी, उसके जो वेस्ट पार्ट है वो वेस्ट के थ्रू निकाल देंगे, काम के पार्ट है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, हम पूरा मतलब उसको खा जाती है। तो हम इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। और ये जो प्रोसेस है ना, ईटिंग अप ऑफ द होल सेल, ईटिंग अप ऑफ द होल सेल, इस प्रोसेस को हमने ऑटोलिसिस नाम दिया था कि भाई इसको हम ऑटोलिसिस बोलते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, ईआर देख लिया, गोल्जी देख लिया, लाइसो देख लिया। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम कुछ नहीं होते हैं भाई, ये आपकी वही है जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप क्या बोलोगे, राइबोसोम का इंट्रोडक्शन क्या होगा, दीज आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनलेस, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेनलेस डेंस ऑर्गेनेल, ठीक है, which are present in the cytoplasm और found attached to endoplasmic reticulum। ठीक है, ये हमने बता दिया कि भाई ये होता क्या है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब ये किससे बने होते हैं, ये जो डेंस मासेज हैं, छोटे छोटे डेंस मासेज हैं, बने किससे हुए हैं, तो भाई ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो बने किससे होते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स पार्टिकल्स से बने होते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, काफी थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है, इसको 3-4 बार बोलने का ट्राई करो मन में। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल से बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, अपन ने देखा था भाई, इनका काम क्या होता है, दीज आर दी साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आपकी सेल में प्रोटीन सिंथेसाइज करना, मतलब प्रोटीन बनाने वाली जो साइट है जहां पे प्रोटीन बनता है, वो साइट कौन सी है, राइबोसोम है। ठीक है, ये कभी कभी ईआर की मदद भी ले लेते हैं, उस पर जाके बैठ जाएंगे, उस पर बोझ बन जाते हैं, तो वो बोलता है कोई नहीं, तू मेरा दोस्त, चिपक जा, वहां पे अपने पे बिठाल के ये बनाता रहता है। फिर हमने डिस्कस किया था राइबोसोम्स के बाद, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने क्या बोला था, आप बताइए, इंट्रोडक्शन क्या दिया था कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल कंसिस्टिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, अपन ने बोला था ना काफी अमीर ऑर्गेनेल है, ये काफी अमीर ऑर्गेनेल है। इसका पूरा डायग्राम भी बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, टीथ टाइप के जो बोल रहे थे आप, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, होता क्या है ना, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है मान लो, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन तो होती है फ्रीली परमिएबल, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है फ्रीली परमिएबल, कि भाई कुछ भी चीज अलाउ कर देगी आना। पर जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होगी, फ्रीली परमिएबल, पोरस, पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, सब आ सकता है। इनर मेम्ब्रेन क्या हो गई आपकी, सिलेक्टिवली परमिएबल। और बहुत सारे इनर मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, या चलो ऐसे ही समझ लो आप। इनर मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, ऐसे खूब सारे उसमें फोल्ड होते हैं, ये देख रहे हो ना आप, ये अंदर की मेम्ब्रेन फोल्ड हुए हुए हैं, मतलब अंदर की मेम्ब्रेन ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। क्यों होती है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन, फूड ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करता है। देखो पहला फंक्शन, फूड ऑक्सीडेशन प्लस रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता था, करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अपन ने सब डिस्कस किया था। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। तो अभी सिर्फ इसके पास इतनी सरफेस है रिएक्शन के लिए, सिर्फ इतनी सरफेस पे फूड चिपकेगा और ऑक्सीडाइज हो पाएगा और एनर्जी रिलीज हो पाएगी। पर अगर मैं इसको ऐसे खोल देता हूं, तो अब देखो कितनी सरफेस है अपने पास, ये भी है, 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 ये भी है। ये सारी सरफेसेस पे क्या होगा, इन सारी सरफेस पर रिएक्शंस होंगी, पॉसिबल हो जाएंगी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सी फोल्डेड होती है, फोल्डेड, देखो लिखा भी हुआ है कि आपकी पावर हाउस कहलाता है ये। दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्रीली परमिएबल एंड पोरस। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, आईएम, सिलेक्टिवली परमिएबल प्लस फोल्डेड। जो फोल्डेड आपके जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं फिंगर लाइक, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं क्रिस्टे, CRISTAE। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं क्रिस्टे। इनका काम क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हो। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई यही माइटोकॉन्ड्रिया है जिसकी वजह से 36 ATP एनर्जी और निकलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन यहीं पर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन यही होता है जहां पर ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाई जाती है।
एनर्जी किस मॉलिक्यूल फॉर्म में बनाई जाती है? एटीपी फॉर्म में बनाई जाती है। एनर्जी बनाई जाती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मॉलिक्यूल्स अपनी करेंसी है। मेरी बॉडी को यहां से यहां एनर्जी भेजनी है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स भेज देगी, खत्म। करेंसी क्या है एनर्जी की हमारी बॉडी में? एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही एनर्जी सेंड और ट्रांसफर होती है। दूसरा, इसके पास सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया चाहे तो एक और अपने से माइटोकॉन्ड्रिया यहां बना के रख सकता है। डबल मेम्ब्रेन कर देते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया अगर चाहे तो अपने जैसा माइटोकॉन्ड्रिया एक और रेप्लिकेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। हमेशा जब भी रेप्लिकेट हो पा रहा है ना, तो कैसे पॉसिबल होता है? जब उसके पास खुद का डीएनए हो, आरएनए हो, रोबोसोम्स हो। ठीक है, डीएनए हो, आरएनए हो, रोबोसोम्स हो। डीएनए आरएनए हो बेसिकली, रोबोसोम तो अमीनो एसिड्स के लिए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपन ने ये देख लिया कि बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी दे रहा है पूरी पूरी सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन होता है। तो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया था। उसके बाद अपन ने सेल वॉल देख लिया था। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। सैक होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं, 50 to 90% वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर लेता है जो वैक्यूल होता है ना। जैसे ये मैंने एनिमल सेल बनाया है, अगर मैं मान लो प्लांट सेल बनाऊं यहाँ पे, तो प्लांट सेल इस तरह से बनाऊंगा मैं। ये अपना हो गया, ये अपना न्यूक्लियस होगा, और ये अपना वैक्यूल होगा। आप देखना डायग्राम एनसीईआरटी में, आपका वैक्यूल इतना बड़ा बना हुआ है। आपका वैक्यूल प्लांट सेल का इतना बड़ा बना हुआ है। तो भाई वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं प्लांट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन द सेल। कि भाई सेल में पानी ज्यादा हो गया है तो उसको सेल से बाहर निकाला जाए। सेल में पानी कम हो रहा है तो जो स्टोर्ड वाटर होता है वो वैक्यूल सप्लाई करते जाता है और पानी लेने भी लगता है बाहर से। तो बेसिकली वाटर बैलेंस जो होता है सेल का, उसको बैलेंस करना, उसको मेंटेन करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन काम करता है। और ये स्टोरेज का काम करता है, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस स्टोरेज का काम करता है। तीसरा, हमने प्लांट्स में देखा था सिर्फ प्लास्टिड्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स, जो येलो, ग्रीन, ब्लू किसी भी कलर के हो सकते हैं। फूल पौधे जो होते हैं अपने जो पत्ते वाले ग्रीन कलर है, ये सारा कलर कहां से आता है? क्रोमोप्लास्ट से आता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? आपके व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स। व्हाइट होंगे या तो ये कलरलेस होंगे। ठीक है, अब आपका ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? कलरफुल कलरफुल सुंदर सुंदर जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं, उसमें क्या होती है? इंसेक्ट्स अटैच होती हैं, तभी तो वो आते हैं ना इंसेक्ट, क्योंकि उनको सुंदरता, उनको भी सुंदर सुंदर फूल दिखते तो आते होंगे घूमने, क्या देख लेते हैं क्या है। तो वैसा वाला फंडा होता है। तो क्रोमोप्लास्ट आपका अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। विदाउट पॉलिनेशन देयर कैन बी नो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब बहुत कम हो जाएगा प्रोडक्शन। दूसरा, तीसरा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट वही क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो ग्रीन कलर का पिगमेंट कैरी करते हैं, क्लोरोफिल का। तो क्लोरोप्लास्ट तो हम सभी को पता है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है, हमने इसका डायग्राम भी बना के देखा था कि साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या होता है, मैट्रिक्स, स्ट्रोमा क्या होता है, लैमेले क्या होता है, थाइलाकोइड। ठीक है, तो वो सब आप डायग्राम में देख लेना। अपन ये सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं तो अपन ऊपर ऊपर से देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई यही है जो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करवा पा रहा है। तो भाई प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में एक आम बात कॉमन है, क्या है? कि भाई प्लास्टिड के पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो दोनों के पास सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। क्योंकि इनके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है, इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये क्या होता है? सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब भाई ये देख रहे हो खुद की मर्जी से डिवाइड कर रहे हैं, इनको नीचे न्यूक्लियस की मर्जी, ये खुद की मर्जी से भी कर सकते हैं। अब हो सकता है हालांकि न्यूक्लियस गाइड करता हो, पर इनके पास सेमी ऑटोनॉमस पावर है कि चाहे तो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है। न्यूक्लियस क्यों कर पा रहा था रेप्लिकेशन? क्योंकि उसके पास जेनेटिक मटेरियल का भंडार पड़ा हुआ है। इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, इसलिए सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस बॉडी बोलती है। तो ये, या ऑर्गेनल बोलते हैं। ये हमारा पूरा अभी तक का, हमने बेसिकली ऑर्गेनल्स तो सारे कवर कर लिए। इस चैप्टर में अब आपका सिर्फ दो चीजें बचा है। ठीक है, प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक के बीच में डिफरेंस, एनिमल सेल प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस, बस। ये बहुत छोटा टॉपिक है, अपना एक लेक्चर और में अपना पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली चैप्टर का जिस्ट है। इसमें एक चीज और, जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें अंदर बाहर होती है, सब्सटेंसेस, वो कैसे होती है? डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ये हमने डिस्कस किया था।
जो आपका वाटर अंदर बाहर होता है वो कैसे होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ये अपन ने प्रॉपरली नोट डाउन किया था। तो ये सब आप कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहा करो। माइंड में आपका ये फायदा है कि अपन ने एक बोर्ड पे सारे ऑर्गेनेल्स लेके आ गए, इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही आ गया। अब प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक कुछ नहीं होता जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये सारे मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन हटा दो, बस मेम्ब्रेन नहीं हटा दो, मेम्ब्रेन नहीं चाहिए हमें, एकदम प्रिमिटिव टाइप की सेल, सब कुछ खिचड़ी मचा हुआ है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो उनको हम प्रोकार्योटिक बोलते हैं। जिनमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ये वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया, वेल डिफाइंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स होने वाले सेल्स को हम यूकारियोटिक बोलते हैं। हम इसको डिस्कस कर लेंगे, काफी इजी है। मतलब आपका मेजर जो डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर होता है, काफी डिफिकल्ट, कि ऑर्गेनेल्स को याद रखना, ऑर्गेनेल्स को फील कर पाना कि भाई हर ऑर्गेनल का काम क्या है। अब आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो डायग्राम्स है, ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू आपको याद होना चाहिए कि भाई थोड़ा थोड़ा फील होना चाहिए कि भाई ये अपनी फैक्ट्री थी, ये वेयर हाउस था, ये पावर हाउस था, ये अपना जासूस है, मर जाएगा, मार डालेगा, ठीक है, मारने और मरने का काम करता है बस, ठीक है। ये अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, राइबोसोम कुछ नहीं, दाने होते हैं छोटे छोटे, न्यूक्लियस तो अपने को पता ही है, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेल। तो इस तरह से हमें बायो के चैप्टर्स को एंड करना, रिवाइज करना है। अभी आपके 2 लेक्चर्स और बचे हैं वैसे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?